Hello students, so we are here to discuss an important topic of need, that is cellular respiration. ये एक बहुत ही important topic है क्योंकि इससे कई बार previous year questions में अगर आप देखो तो कई बार इससे question आ चुका है. So cellular respiration, yeah, to be more specific, we will be discussing aerobic respiration in today's segment. So let's start. Cellular respiration की अगर मैं बात करूँ या aerobic respiration की मैं specifically बात करूँ तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे कि एटीपी बनेंगे, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है या ग्लूकोज जो है मेन सोर्स वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन होगा और इससे हमें मिलेंगे एटीपी. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस क्योंकि सेल जो है अगर एक साथ इतने सारी हीट एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो जो सेल है वो अनस्टेबल हो जाएगा. सो दैट इज वाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो है या सेल्स के अंदर जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है दैट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ग्लूकोज जो है एक ही स्टेप में बहुत सारे एटीपी नहीं बना देगा. सो अब इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, तो लेट्स सी क्या क्या स्टेप्स है. ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें ग्लूकोज जो है दैट इज द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए सबसे प्रिफर्ड यही रहता है कि ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. उस ब्रेकडाउन के पाथवे को सबसे पहले हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का लाइसिस ब्रेकडाउन. इन इस प्रोसेस में कई सारे एटीपी बनेंगे. देन नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन अगेन काफी छोटा स्टेप है ऑल्दो ये, बट इसमें अगेन एटीपीज बनेंगे. देन है सिट्रिक एसिड साइकिल एंड लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे पहला स्टेप एंड बाकी सेगमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन एंड ऑल दैट. सो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और ये कॉमन है एनारोबिक में भी. पहला स्टेप जो है दैट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी खाना टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तो उसका पहला स्टेप भी यही रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस. ऑल्दो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है इसकी, साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या होगा, प्रोसेस होगा. एंड इसी का दूसरे नाम की अगर मैं बात करूं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज ईएमपी पाथवे. अब ईएमपी पाथवे इसको क्यों बोलते हैं, द रीजन इज क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था, एमडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, तो इनसे हमने इन लेटर्स लिए हैं ईएमपी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे. तो साइटोप्लाज्म में ये ईएमपी पाथवे किस तरह से हो रहा है, लेट्स सी. सो ये एक काफी लंबी प्रोसेस है, 10 स्टेप्स लॉन्ग प्रोसेस है. तो इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग हो रही है, ग्लूकोज ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है. सबसे ज्यादा प्रेफर्ड सबस्ट्रेट ये होता है. तो ग्लूकोज जो है ऑफ कोर्स वी नो कि कितने कार्बन का होता है, इट इज ऑफ 6 कार्बन. 6 कार्बन का ये है, लेट्स मेक 6 कार्बन रफली, ये 6 कार्बन है फॉर एग्जाम्पल. तो इसका स्टेप्स कैसे होगा, तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले स्टेप में तो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ये टूट के कोई फाइनल प्रोडक्ट आपको दे दे या सीधे एटीपीज आपको बहुत सारी मिल जाए सिंगल स्टेप में. हमेशा मल्टी स्टेप प्रोसेस होगी ये. एंड सबसे पहले ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. कुछ जो शुरुआती स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में, they will require ATP, they will not form ATP. although ये कैसा प्रोसेस है, ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, तो यहाँ पे ATP बनना चाहिए, बट ग्लाइकोलाइसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है, अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर लें, हम बहुत इजीली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ATP यूज आएंगे एंड देन ATP बनेंगे. सो ऑफ कोर्स अल्टीमेट एम एटीपी बनाना ही है, तो एटीपी जो भी बन रहे हैं जितने यूज हुए उससे ज्यादा बनने चाहिए. सो लेट्स सी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है वो है प्रिपरेटरी फेज एंड देन क्योंकि इसके बाद के स्टेप्स में एटीपी बनेगा तो उसको हम बोल सकते हैं पे ऑफ फेज.
सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ऊपर वाला कलर वाइज कलर कोडिंग भी है। ऊपर वाले स्टेप्स में ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये 6 कार्बन है, इसमें 6th पोजीशन पे 6th कार्बन जो है उस पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ये 6 कार्बन बनाए हैं रफली, पूरा हाइड्रोजन वगैरह वो नहीं बनाए हैं, बेसिक 6 कार्बन, उस पे 6th पोजीशन पे क्या ऐड हुआ है, फॉस्फेट ऐड हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। ऑल्दो सारे एंजाइम्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमने सारे एंजाइम्स यहाँ पे मेंशन करे। सो हेक्सोकाइनेज जो है इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज, काइनेज वर्ड यहाँ पे याद रखना, काइनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं फॉस्फोराइलेशन। सो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कहाँ से आएगा वो फॉस्फेट, एटीपी से आएगा। तो देखो एटीपी एडीपी में टूट रहा है, तो एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी बना नहीं है, यहाँ पर एक एटीपी यूज हो गया है। अब हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ये वाला अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोमेरिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमेराइजेशन इसको हम बोल सकते हैं। एंड देन आइसोमराइजेशन में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। सिंपली इसके बाद एक और फॉस्फेट ऐड होगा और हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक और एटीपी यूज हो रहा है। माइनस का सिंबल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक एटीपी यूज हो रहा है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एटीपी से एडीपी बन रहा है, ये एरो अंदर जा रहा है इस तरह से, दैट मीन्स एटीपी यूज हो रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है, एडीपी। एडीपी दैट मीन्स यहाँ पे एक फॉस्फेट यूज में आ गया, एंड बाहर साइकिल से बाहर की तरफ या रिएक्शन से बाहर की तरफ क्या जाता हुआ दिख रहा है, एडीपी। सो यहाँ पर एंजाइम जो यूज में आ रहा है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड ये आयन की प्रेजेंस में, आयन वगैरह इतने ज्यादा ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट जो भी आप बोलना चाहे। सो यहाँ पर 1,6 मतलब फर्स्ट और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। सो इस प्रोसेस को फिर से हम फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। देन अब यहाँ पर 2 बार फॉस्फेट ऐड हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ऐड हुआ, आइसोमेरिक फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में दूसरा एटीपी यूज हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। देन अब इसके आगे से हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 3 कार्बन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो यहां पर आपको 2 में स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है एरो या रिएक्शन। सो ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा एंड एक बनेगा DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो 2 प्रोडक्ट में ये टूट गया है, दोनों ही दे बोथ आर ऑफ 3 कार्बन एंड दोनों के पास एक फॉस्फेट है। ये वाला जो बेसिकली प्रोडक्ट है ये यहाँ सेंटर से टूट गया है, 3 कार्बन प्लस उसके पास एक फॉस्फेट है, 3 कार्बन उसके पास दूसरा फॉस्फेट है। सो ये इंटर कन्वर्टेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, आइसोमेरिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड ये जो स्प्लिटिंग है वो रिएक्शन एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में है। अब ये जो इंटर कन्वर्टेबल है ये फाइनली क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर अगेन 1,3 कैसे आ रहा है, ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये फाइनली दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो टोटल इस कंपाउंड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, इसलिए यहाँ पर into 2 हमने लगाया हुआ है। सो ये हमें यहाँ से जितनी भी रिएक्शन आगे फॉलोड है दैट उसमें सब में ही into 2 हमें लगाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये दोनों 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पे। सो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पर एक और फॉस्फेट कहाँ से आया, तो यहाँ पर बेसिकली एटीपी से यहाँ पर फॉस्फेट नहीं आ रहा है, ये याद रखना है हमें। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता हुआ दिख रहा है रिएक्शन में, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है। सो ये फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो रहा है एंड प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है। उस हाइड्रोजन को रिसीव कौन करेगा, NAD। NAD जैसे ही रिसीव करेगा क्या बना देगा, NADH। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 2 बन रहे हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है 2 बन रहे हैं
तो दैट मीन्स यहाँ पर जो NADH है वो भी 2 बनेंगे और ये आगे जाकर ATP में ही कन्वर्ट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे तब जाके 3 ATP ईच बनाएंगे, 6 ATPs। सो उसके बाद है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पर हुआ है डीफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम यहाँ पर आया है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पर बेसिकली ATP बन रहा है। सो ये जो ATP एंजाइम्स, ऑल दो इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो ATP बन रहा है उसको आपको याद रखना है कौन से स्टेप में बन रहा है ATP, क्योंकि रिएक्शन इनटू 2 है तो यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। सो अब फाइनली यहाँ पर 2 ATP बन गए। उसके बाद अगेन 1,3 बिसफॉस्फो था, एक ही फॉस्फेट रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये वाला स्ट्रक्चर ये था, इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। 2 दिख रहे थे यहाँ पे फॉस्फेट, 2 कहाँ से आए, ये भी इनटू 2 है। एक और हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आ रहे हैं। देन है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में बना, ATP बन गए 2। देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फो में सिंपली पोजीशन चेंज हो गई। अगेन म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे रोल में आ रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। उसके बाद फॉस्फेट की बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है रिमूव होगा एंड फाइनली बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के बाद ऑलमोस्ट हम रिएक्शन एंड पे आ गए हैं। क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, पाइरुवेट। क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ से डबल हो गई थी तो लास्ट में हमें कितने पाइरुवेट मिलेंगे, 2 पाइरुवेट मिलेंगे। और एक पाइरुवेट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन होंगे। एक पाइरुवेट में आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं। सो ये दूसरे पाइरुवेट में भी 3 कार्बन वाला आपको इस तरह से 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे पाइरुवेट के, जो कि आगे की तरफ एंटर होंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज लिंक रिएक्शन एंड क्रैब्स साइकिल। सो बेसिकली ये 10 स्टेप लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें लास्ट वाले स्टेप में भी आपको ATP बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये इनटू 2 था तो ATP भी 2 बनेंगे। तो अब ओवरऑल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ATPs हमें मिल रहे हैं एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से। सो यहाँ पर अगर हम देखें, या हम NCERT वाला एक बार देख लेते हैं। NCERT का ये ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें एंजाइम्स वगैरह मेंशन नहीं करें, या रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम वो मेंशन नहीं करा है। सो दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब इसमें अगर हम देखें तो आपको ATP स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग वाले स्टेप में आपको ATP यूज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ATP यूज होता हुआ दिख रहा है। तो दैट मीन्स 2 ATP आर यूटिलाइज्ड। अगर हम बैलेंस शीट एक तैयार करें, कितने ATP यूज हुए हैं, कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं, सो 2 ATPs आर यूटिलाइज्ड इन द स्टार्टिंग रिएक्शंस। एंड देन अगर हम देखें यहाँ पर जब पे ऑफ फेज की बात करें, यहाँ से पे ऑफ फेज जो स्टार्ट हो रहा है, पे ऑफ फेज में आपको रिएक्शन, स्टार्टिंग रिएक्शन में ही NADH बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 2 NADH दिख रहे हैं, ये कितने ATP बनाएंगे, ईच NADH विल फॉर्म 3 ATP। सो ओवरऑल कितने ATP हो जाएंगे, एक 3 ATP बनाएगा। सो 2 NADH अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही ATP बन पाएंगे NADH के। सो NADH जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको चेक करेंसी भी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बैंक के पास जाना पड़ रहा है। बैंक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ATP जो है वो तो डायरेक्ट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम इसको बोलते हैं। सो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ATP बन रहा है तो दैट इज करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बट जो NADH है उसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो जाने के 2 तरीके हो सकते हैं। शटल बेसिकली हम उसको बोलते हैं, डिपेंडिंग कौन सा शटल यूज हुआ है, हो सकता है कि 6 की जगह 4 ATP ही प्रोड्यूस हो एट लास्ट। सो बट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली हम 6 ही कंसीडर करते हैं, या प्रोकैरियोट्स में 6 ही कंसीडर करते हैं, 4 का वहां पर नहीं रहता ऑप्शन। सो यहाँ पर 6 अगर हम कंसीडर करें तो 2 ATP यूटिलाइज हो गए, 2 NADH से 6 ATPs मिल गए। एंड यहाँ पर भी ATP बनता हुआ दिख रहा है, लास्ट स्टेप में भी ATP बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से रिएक्शन इनटू 2 थे तो 2 ATP यहाँ से, 2 ATP यहाँ से। सो 4 ATP अगेन हमें मिल रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ से फॉस्फेट हटा और ATP बन गया, तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं,
substrate level phosphorylation. सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें मिले 4 ATPs एंड क्योंकि 2 ATP ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए थे, ओवरऑल हम देखें तो 10, 6 + 4 = 10 और 10 में से आपको 2 माइनस करने हैं तो ओवरऑल हमें मिल जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATPs. अब ये जो 8 ATPs हैं वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द शटल, वो चीज़ एक अलग है, बट ओवरऑल आपको 8 ATPs मिलेंगे. एरोबिक वाले में हम देख रहे हैं, ये एरोबिक वाली ग्लाइकोलाइसिस में आपको कितने ATP मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं. एनारोबिक में देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा. और यहाँ पे अगर हम देखें नेट जो है, नेट ATP अगर हम बोले, डायरेक्ट ATP अगर हम बोले जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिल रहे हैं, तो अगर हम सबस्ट्रेट लेवल वाला फॉस्फोराइलेशन वाला काउंट करेंगे तो सिर्फ ये वाला और ये वाला काउंट होगा. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें 4 ATP मिल रहे हैं, बट इसका भी अगर हम नेट काउंट करें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में NADH वाले काउंट नहीं होंगे. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 ATP बने बट 2 ATP यूज भी हो गए स्टार्टिंग के रिएक्शंस में. सो यहाँ पर 2 ATP एट लास्ट नेट हमें मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से. So this is the overall process of glycolysis and ये कैलकुलेशन होगा. 8 ATP हम कैसे कंसिडर करते हैं, 2 ATP कैसे कंसिडर करते हैं, सो ये उसकी कैलकुलेशन है. That's it for today. आगे के स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.